एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 की यूनिट 8 वर्ल्ड व्यूज फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के क्या व्यूज रहे हैं, किस तरीके से वहां उन देशों ने और वहां के लोगों ने वर्ल्ड को देखा है। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। Most of the countries of Asia, Africa and Latin America had been under colonial rule of one European power or the other। जो कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी यूरोपियन पावर की कॉलोनी बन के रही है। आफ्टर इंडिया भी तो रहा है ना ब्रिटिशर्स की। आफ्टर डीकोलोनाइजेशन मोस्ट ऑफ देम अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नाम नॉन अलाइनमेंट, but some did join either the American bloc or the Soviet bloc in the Cold War context. The countries of Asia, Africa and Latin America came to be known as the Third World countries। देखो कोल्ड वॉर का सिनेरियो हम सब जानते हैं। पूरी दुनिया जो थी वो दो गुटों में बट गई थी। एक था अमेरिकन ब्लॉक, जिसको और भी क्या कहा गया था, वेस्टर्न अलायंस, और एक था सोवियत ब्लॉक जिसे कहा गया था ईस्टर्न अलायंस, राइट। उसमें क्या हुआ था, उसी टाइम पे जब डीकोलोनाइजेशन हुआ था तो जो कुछ कंट्रीज थी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वो किसके साथ जुड़ गई, ईस्टर्न अलायंस के साथ यानी कि सोवियत ब्लॉक के साथ। कुछ जुड़ गई वेस्टर्न अलायंस यानी कि अमेरिकन ब्लॉक के साथ, और कुछ जो थी वो नाम के साथ जुड़ गई यानी कि नॉन अलाइनमेंट के साथ। ठीक है, और ये जो कंट्रीज थी इनको क्या बोला गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। फर्स्ट वर्ल्ड हमारे सामने है अमेरिकन ब्लॉक, सेकंड वर्ल्ड है सोवियत ब्लॉक, बाकी के जो देश थे ये क्या बने, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बने। ठीक है, पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ आईआर रिफ्लेक्ट्स मेनली द नेशंस इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन नेशनल सिक्योरिटी। देखो जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते कि हमारे जो रिश्ते हैं वो दूसरे देशों के साथ या जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो दूसरे देश हैं, उनके जो दूसरे देश हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, हम उन सब के बारे में पढ़ते हैं, उन सब के थॉट्स के बारे में, कैसे वो लोग अपने आप को सिक्योर करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, कैसी उनकी पॉलिसीज हैं, कैसे वो लोग अपने देश को, अपनी कंट्री को रन करते हैं। ठीक है, तो हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं आईआर जानने के लिए नेशंस इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी एक्सेट्रा। बीइंग कॉलोनीज टू वेस्टर्न पावर, The non-European were generally treated as objects rather than subject of IR। क्योंकि देखो ये जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज थी, क्योंकि ये टाइम पे कॉलोनी बन के रही हैं, तो जब इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बात होती थी ना, कोई भी मीटिंग या कुछ भी, तो फिर इनको ना हमेशा एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता था, ना कि किसी सब्जेक्ट की तरह। एक होता है ना कि क्लास में कोई बच्चा होता है, या तो उसके अच्छे मार्क्स नहीं होते, या तो वो फेल हो चुका होता है, या फिर वो सबसे डर के रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं कि जैसे मतलब अरे तू हट जा, इधर बैठ जा, है ना, ऐसे करके कुछ, बस कुछ ऐसे इनके साथ भी होता था, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। लेकिन बट द पैटर्न ऑफ वर्ल्ड अफेयर हैड चेंज। जो पैटर्न था ये चेंज होता गया समय के साथ। अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंस द नॉन यूरोपियंस गेन अ न्यू वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन नेशंस। अब ये जो देश थे, क्योंकि ये कॉलोनी नहीं रहे, ये आजाद हो गए थे, अब इनके पास आवाज थी, आजादी की आवाज, वॉइस ऑफ इंडिपेंडेंस और सोवरेन नेशंस। अब ये लोग क्या हो गए थे, सोवरेन हो गए थे। ठीक है, सम ऑफ सोवरेन क्या होता है पता है ना आपको, सोवरेनिटी क्या होता है, संप्रभुता। सम ऑफ दीज न्यू नेशंस वर आल्सो न्यूट्रल। कुछ यहाँ पे जो देश थे वो न्यूट्रल भी थे कि भाई हम तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, तुम्हारे साथ भी हैं, लेकिन ये क्या थे, किसी के भी साथ नहीं थे और किसी के भी खिलाफ नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द ह्यूमनिस्ट। द ह्यूमनिस्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टैगोर एंड गांधी के बारे में। Tagore and Gandhi both were Indians. Their teachings and lives have made an abiding impact on human mind far beyond the shores of India। देखो जो टैगोर एंड गांधी हैं, दोनों ही इंडियन भारतीय रहे हैं। ठीक है, मतलब भारतीय थे। लोगों की लाइफ पे, लोगों के माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला इन लोगों ने, इनके काम ने। टैगोर एंड गांधी बिकेम लेजेंड्स इन देयर ओन लाइफ टाइम।
टैगोर एज अ मैन ऑफ आइडियाज, टैगोर जो थे वो एज अ मैन ऑफ कैसे उनको देखा जाता था, आइडियाज, उनके विचार, और गांधी एज अ मैन ऑफ एक्शन, और गांधी क्या करते थे, वो सीधा एक्शन लेते थे, उनको उनके एक्शन के हिसाब से काम से जाना जाता था। Gandhi's field was politics. He demanded that his followers must absolutely abandon violence and he himself never violated this path of non-violence. देखो जो गांधी है उनका जो फील्ड था वो था पॉलिटिक्स, इसके साथ ही ये चलते थे हमेशा अहिंसा के रास्ते पे, और ये सभी से कहते थे कि आप ये अहिंसा के रास्ते पे चलिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करो, है ना। In 1920, Gandhi launched his non-violent satyagraha and such was the response that people in thousands joined him and filled the jails. 1920 में जब गांधी ने non-violent सत्याग्रह लॉन्च करा, सत्याग्रह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सत्या यानी कि ट्रुथ के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह, ठीक है। नॉन वायलेंट तरीका होता है अपनी बात सामने रखने का। बहुत सारे हजारों लोगों ने यहाँ पे गांधी जी को ज्वाइन किया और फिर उन्हें जेल भी देखने को मिली। गांधीज बेसिक फेथ रेस्टेड ऑन अहिंसा और नॉन वायलेंस। देखो गांधी की जो हमेशा बिलीफ रहा है वो रहा है नॉन वायलेंस और अहिंसा में, कि जो भी बात है अपनी शांति से रखो, वायलेंस क्रिएट मत करो, हिंसा मत करो। बात करते हैं टैगोर के बारे में। एज अ पोएट टैगोर रिसीव्ड यूनिवर्सल रिकॉग्निशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। ही ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली एंड लेक्चर्ड इन ग्रेट मेनी प्लेसेस टू स्प्रेड हिज मैसेज of diverse religions, cultures and beliefs that bind mankind. देखो जो टैगोर थे ना वो उनके आइडियाज के हिसाब से जाने जाते थे, मतलब कि उनके आइडियाज के लिए जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया है, इनको यूनिवर्सल रिकॉग्निशन मिला है, ना कि इंडिया अब्रॉड से भी। ये जगह जगह जाते थे, बड़े बड़े जो मंच होते हैं ये वहां पे भी जाते थे और लोगों के साथ अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को शेयर करते थे। ये हमेशा ना लोगों को यूनाइट करने की बात करते थे। ये कहते थे कैसे जो डाइवर्स रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो लोगों को एक साथ बाइंड करके रखते हैं, वो ह्यूमंस को एक साथ बाइंड करके रखते हैं। टैगोर्स माइंड मेनली डवेल्ट ऑन इशू कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ एंटायर मैनकाइंड। इनके जो आइडियाज और थॉट्स थे ना हमें उसमें हमें हमेशा क्या दिखता था, कंसर्न दिखती थी। किसके लिए? जो पूरा मैनकाइंड है उसके फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं द मुस्लिम वर्ल्ड के बारे में। The idea of a unified body of believers, Ummah, has always been present in the Islamic world. In the 19th century, several Islamic thinkers such as Jamal ad-Din Afghani, Abdo and Rashid Rida stressed the importance of the unity of Islam. A further complication arose at the end of First World War and especially after the fall of Khalifa. Right? देखो क्या हुआ कि जो इस्लाम के अंदर उम्मा को मानने वाले लोग थे ना वो बहुत ज्यादा थे। वहीं पे अब 19th सेंचुरी के अंदर कुछ इस्लामिक थिंकर्स थे जैसे कि जमाल एद-दीन अफगानी, अब्दो और राशिद रिदा। इन्होंने बार बार कोशिश करी कि ये क्या करें, इस्लाम को यूनाइट करें। ये बार बार हमेशा ध्यान रखते थे अपना इस्लाम की यूनिटी के ऊपर, लेकिन थोड़ी सी ये जो चीज थी वो नहीं हो पाई क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आफ्टर द फॉल ऑफ खलीफा। क्या हुआ कि एक नया हमें नाम सुनने को मिला, मुस्तफा कमल पेशा। मुस्तफा कमल पेशा पाशा 1922 से 1938 तक हमें देखने को मिले। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना नया रिपब्लिक बनाया। पहले रीड कर लेते हैं फिर समझेंगे। राइट, मुस्तफा कमल पाशा न्यू रिपब्लिक डिफाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट टू बी रिपब्लिकनिज्म, नेशनलिज्म, पॉपुलिज्म, स्टैटिज्म, सेक्युलरिज्म एंड रेवोल्यूशन. These principles helped the formulation of new system of public education, emancipation of women, scrapping of religious codes and their replacements by modern scientific civil codes. Yet Kamal Pasha men failed to impact the Muslim world. देखो जो मुस्तफा पाशा है ना, हम इनको मुस्तफा पाशा बोल देते हैं कि ये जो मुस्तफा पाशा है ना, इन्होंने एक नया रिपब्लिक बनाया जिसके अंदर ये सेक्युलरिज्म को लेकर आए, स्टैटिज्म को लेकर आए, पॉपुलिज्म, नेशनलिज्म, रिपब्लिकनिज्म, रेवोल्यूशन, इन सबको लेके आए। साथ ही साथ ये ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आए जहाँ पे इन्होंने पब्लिक एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया, विमेन्स की लाइफ को बेहतर किया। जो रिलीजियस कोड चलते थे ना उनको इन्होंने हटा दिया और उसकी जगह क्या लेके आए, रिप्लेस करके मॉडर्न साइंटिफिक सिविल कोड्स। इतना सब करने के बाद भी, इतने सारे प्रिंसिपल्स लाने के बाद, रिपब्लिक बनाने के बाद, इतना सब करने के बाद भी ये और इनके लोग फेल हो गए मुस्लिम वर्ल्ड को इम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, ये इम्पैक्ट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम वर्ल्ड था वो आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहा था, वो बस एक जगह पे रुके हुए थे।
इसलिए शायद उनकी जो एडवांसमेंट थी वो नहीं हुई। ठीक है, अब पढ़ते हैं द अरब वर्ल्ड। The Ottoman Empire had robbed the Arab world of a truly theocratic and political center. Theocratic का मतलब धार्मिक होता है. In addition, the discovery of vast oil deposit turned the arid land into strategically one of the world's most sensitive location. देखो अरब वर्ल्ड की बात करें तो पहले इतनी कुछ वैल्यू नहीं थी क्योंकि रेगिस्तान था, मतलब अभी भी कुछ हद तक है। ठीक है, रेगिस्तान था, वहां पे कुछ भी नहीं था ऐसा कि लोग वहां पे जाना पसंद करें या फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे वो प्लेस दी जाए। लेकिन जब से वहां पे क्या हुआ, ऑयल डिपॉजिट मिले, तो वहां क्या हो गया, बोलते हैं ना, कोई एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, आप अपने हिसाब से देख लो, जो भी कहावत है कि एकदम नीचे से उठा के एकदम ऊपर बिठा देना, वो वाली चीज हुई कि क्योंकि वहां पे हमें ऑयल डिपॉजिट का पता चला और ये बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सेंसिटिव लोकेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैटिन अमेरिका की। द लैटिन अमेरिकन आर नॉट इंडिजीनियस टू साउथ अमेरिकन नेशंस। नो मोर देन अ क्वार्टर ऑफ इनहेबिटेंट्स क्लेम डिसेंट फ्रॉम यूरोपियन इंसेस्टर। वहां पे जो लोग थे साउथ अमेरिकन थे और जो लैटिन अमेरिकन थे उनके बीच में काफी टकरार थी। Almost half of the population is mixed race. The poorest and bottom layer are composed of former Negro and a handful minority are the indigenous people or Indian. देखो लैटिन अमेरिका में जो लोग रहते थे ना, बहुत सारे ऐसे थे जिनके जो एंसेस्टर थे वो यूरोपियन थे ही नहीं, वो यूरोपियन एंसेस्टर्स की फैमिली थी नहीं। बाकी जो पॉपुलेशन थी कुछ उसमें से मिक्स्ड रेस की थी। जो पुअरेस्ट और बॉटम लेयर पे वहां पे लोग थे ना, वो नेग्रो थे। नेग्रो कौन? अफ्रीकन। बाकी एक हैंडफुल माइनॉरिटी वहां पे कौन थे? इंडियंस थे। एक और चीज, इंडियंस और अफ्रीकन को वहां पे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था, इनके साथ अन्याय होता था। और क्यों होता था? ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीकन। एक ही लाइन है और ये एक ही लाइन हमें सब कुछ बताती है। द अफ्रीकन विजुअलाइज देयर वर्ल्ड एज बेस्ड ऑन रेशियल सॉलिडारिटी। जो अफ्रीकन है ना, इन्होंने पूरी दुनिया को ना सिर्फ रेशियल सॉलिडारिटी के हिसाब से देखा। क्यों देखा? क्योंकि ये चीज इन लोगों ने एक्सपीरियंस की और एक्सपीरियंस करने के बाद इनके जो थॉट थे वो बनी ऐसे गए कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड को रेशियल सॉलिडारिटी के बेस पे देखा। क्योंकि देखो जो ब्लैक्स थे वो कहीं भी जाते थे तो उनको ना वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, उनके साथ जस्टिस नहीं होता था, इक्वालिटी नहीं होती थी, कोई राइट्स नहीं मिलते थे। आपने सुना होगा ना, कहानियां भी पढ़ी होंगी कि बस में सीट तक नहीं मिलती थी, इनके लिए हॉस्पिटल्स नहीं बने हुए थे। ठीक है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, कच्चे रास्तों पे चलना पड़ता था, जहाँ पे व्हाइट लोग जाते थे वहां पे इनकी एंट्री बिल्कुल बहुत ज्यादा ही बैन थी। ठीक है, तो इसीलिए जो अफ्रीकन थे इनका जो वर्ल्ड व्यू बना वो रेशियल सॉलिडारिटी के बेस पे बना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ आया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑटिक।